नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अश्विन तकितकर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस बाय अश्विन तकितकर। दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो बनेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात SN1 अभिक्रिया। इसी को कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने SN2 अभिक्रिया को पढ़ लिया था। आज अपने को SN1 अभिक्रिया पढ़ना है। तो SN1 यानी एक आणविक, यानी नाम से ही समझ में आता है एक आणविक का मतलब इसमें एक अणु भाग लेगा। इस अभिक्रिया में एक अणु भाग लेगा और ये जो अभिक्रिया है ये दो पदों में पूर्ण होगी या संपन्न होगी, यानी इसमें भाग लेगा एक अणु और ये दो पदों में संपन्न होंगी। तो ऐसी अभिक्रिया को हम SN1 अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इस अभिक्रिया में एक अणु भाग लेता है तथा यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया को पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कौन सा कार्बोकेटायन अधिक स्थायी होगा या कौन सा एल्किल हैलाइड अधिक स्थायी कार्बोकेटायन देगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या मेथिल हैलाइड। तो ये देख लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूले हैं। इसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। Cl की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी हेलोजन ले सकते हो। यहाँ क्लोरीन लिया है तो इसको क्लोराइड कहेंगे। यह है द्वितीयक अर्थात आइसोप्रोपिल क्लोराइड। यह है प्राथमिक अर्थात एथिल क्लोराइड और यह है मेथिल क्लोराइड। तो इस तरह से हमने तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक एल्किल हैलाइडों को लिया है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये यौगिक है जिसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। इसमें जो मेथिल समूह लगे हैं, इस मेथिल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है। प्लस आई प्रभाव यानी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, या इसको संचारण प्रभाव या स्थानांतरण प्रभाव भी कहते हैं। ये स्थानांतरण प्रभाव, इसमें कार्बन के साथ उससे भिन्न ऋण विद्युतीय कोई तत्व जुड़ा होना चाहिए, जैसे यहाँ Cl जुड़ा हुआ है। तो ये कहलाता है प्रेरणिक प्रभाव या संचारण प्रभाव या स्थानांतरण प्रभाव। और इसमें केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता, और ये एक स्थायी प्रभाव है। तो यहाँ पर ये मेथिल ग्रुप है, इसका प्लस आई प्रभाव है, इसका भी प्लस आई प्रभाव है। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, इसका भी प्लस आई प्रभाव है, इसका भी प्लस आई प्रभाव है। प्लस आई प्रभाव होने के कारण ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की ओर शिफ्ट कर देता है और कार्बन जो है वो Cl की ओर शिफ्ट कर देता है, जिसके कारण से यहाँ Cl का निकलना आसान हो जाता है। जब Cl का निकलना आसान हो जाएगा तो Cl जब निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को लेकर निकलेगा, ये सिग्मा बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉनों को लेकर निकलेगा तो इस पर ऋणावेश आ जाएगा, इस कार्बन परमाणु पे धनावेश आएगा। यानी ये जो है, ये जो बना हुआ कार्बोकेटायन है जिसको बोलेंगे तृतीयक कार्बोकेटायन या तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन, इसको भी तृतीयक कहेंगे, लेकिन ये कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का मतलब होता है जिसमें धनावेश कार्बन परमाणु पर होता है, उसे कार्बोकेटायन कहते हैं। जबकि यहाँ पर आप देखोगे प्लस आई प्रभाव जो है वो इसकी तुलना में कम है, जिसके कारण इस Cl का निकलना इसकी तुलना में थोड़ा कठिन होगा। यहाँ पर प्लस आई प्रभाव इसकी तुलना में कम है तो यहाँ Cl का निकलना उसकी तुलना में और कठिन होगा, और ये Cl का निकलना सबसे कठिन होगा। कहने का मतलब है यहाँ से Cl जल्दी निकलेगा तो ये कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ से Cl निकलेगा तो ये कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ से Cl निकलेगा तो ये कार्बोकेटायन बनेगा, और यहाँ से Cl निकलेगा तो ये कार्बोकेटायन बनेगा। ये तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन है, ये आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन अर्थात द्वितीयक कार्बोकेटायन है, ये एथिल कार्बोकेटायन अर्थात प्राथमिक कार्बोकेटायन है, और ये मेथिल कार्बोकेटायन है। तो ये Cl जो है जितनी जल्दी से यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे धनावेश आएगा तो ये कार्बोकेटायन अधिक स्थायी होगा। उससे कम स्थायी होगा द्वितीयक कार्बोकेटायन, उससे कम स्थायी होगा प्राथमिक कार्बोकेटायन, और सबसे कम स्थायी होगा मेथिल कार्बोकेटायन। तो कहने का मतलब है ये इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि इसके द्वारा बनने वाला जो कार्बोकेटायन है वो अधिक स्थायी होगा, और जो कार्बोकेटायन जितना अधिक स्थायी होगा वो SN1 अभिक्रिया को उतना अच्छे तरीके से दे पाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना।
तो ये तृतीयक कार्बोकेटाइन जो है ये स्थायी है। तृतीयक कार्बोकेटाइन स्थायी होने के कारण ये SN1 अभिक्रिया को बहुत अच्छे से दे सकता है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये जो Cl है ये माइनस के रूप में निकल जाएगा तो कार्बन परमाणु जो है इस पर धनावेश आ जाता है। तो ये तृतीयक कार्बोकेटाइन है, ये अधिक स्थायी होता है। अधिक स्थायी होने के कारण हमको यहाँ SN1 अभिक्रिया में लेना है तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। तो इसके लिए हम देख लेते हैं ये जो अभिक्रिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस अभिक्रिया में एक अणु भाग लेता है। एक अणु का मतलब जो मंद पद होगा, उस मंद पद में जितने अणु भाग लेते हैं उन्हीं को माना जाता है। और ये अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। तो आप देखिए दो पदों में कैसे संपन्न होती है। इसके दो पद है, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। पहले पद में क्या होता है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ये लिया हमने तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। क्यों इसको लिया है, क्योंकि इसके द्वारा बनने वाला जो कार्बोकेटाइन होगा वो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, इसके लिए हमने तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड को लिया है इस तरह से। और ये 3 CH3 को एक साथ अगर लिखो तो C सिंगल बॉन्ड Cl, तो इस तरह से भी लिख सकते हो। अब यहाँ मैंने मंडला कोष्टक इसलिए लगाया है ताकि आपको ये ना लगे कि मैं बड़ा कोष्टक लगा लूँ तो ये सांद्रता को दर्शाए, इसलिए मैंने मंडला कोष्टक लगाया। इसका आयनीकरण होगा। अब आप जानते हैं इसमें प्लस आई प्रभाव पाया जाता है, जिसके कारण से इसका आयनीकरण जल्दी होगा। मैंने आपको बताया, ये देखिए इसका आयनीकरण जल्दी होगा और इसका आयनीकरण जल्दी होगा तो बनने वाला कार्बोकेटाइन भी स्थायी होगा। तो यहाँ पर इसका आयनीकरण होगा, ये उत्क्रमणीय पद है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और आयनीकरण होने से यहाँ से Cl जो है वो अब दोनों इलेक्ट्रॉनों का अर्थात सिग्मा बॉन्ड को लेकर निकल जाएगा तो Cl पे माइनस आएगा और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जिसके कारण से कार्बन परमाणु पर धनावेश आएगा। अब ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड था, क्लोराइड निकल गया तो बचा तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। क्यों, क्योंकि इसमें जो धनावेश है वो कार्बन परमाणु पर है। इस तरह से ध्यान रखना। अब ये जो प्रथम पद है ये मंद पद होता है और मंद पद जो होता है वही हमारा दर निर्धारक पद होता है, अर्थात रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। मंद पद दर निर्धारक पद होता है अर्थात RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और मंद पद में एक अणु भाग ले रहा है, इसमें एक अणु है और एक अणु होने के कारण हमने कहा एक अणु भाग लेता है। और मंद पद में जितने अणु भाग ले रहे हैं वही अभिक्रिया की कोटि होती है। तो इसमें एक अणु भाग ले रहा है तो अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। तो इस तरह से क्या बना, हमारा कार्बोकेटाइन बना, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। ध्यान रखना, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन द्वितीयक और प्राथमिक कार्बोकेटाइन की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। फिर क्या होगा, सेकंड पद में आ जाते हैं। सेकंड पद में तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन तुरंत, ये जो बना तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन है, इसका नाम नहीं लिखा मैंने नीचे, ये जो तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन है इसको इस तरह से अधिकतम दूरी पर आपने दर्शाया है। और आप देखोगे कि इसकी त्रिकोणीय आकृति बनेगी और इसलिए आप ये कह सकते हो कि ये कार्बन जो है इसमें sp2 संकरण पाया जाता है और ये जो कार्बन है इसमें पाया जाता है sp3 संकरण। इसका मतलब ये है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड से जब तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन बनता है तो उसमें संकरण भी चेंज हो जाता है। तो देखिए इसलिए मैंने तीनों CH3 को इस तरह से दर्शाया है। क्यों, ये त्रिकोणीय आकृति बन रही तो संकरण भी आपको समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखना इसमें कि कार्बन sp3 से sp2 हो जाता है। कब, जब इसमें क्या होता है, आयनीकरण होता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, इस तरह से इसको दर्शाए। इसी को हमको लेना है सेकंड पद में। अब ये सेकंड पद में हमने लिया है तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, चूँकि ये अधिक स्थायी है तो यहाँ पर अगर कोई दुर्बल न्यूक्लियोफाइल भी है, कोई दुर्बल न्यूक्लियोफाइल भी है या दुर्बल न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो फिर दुर्बल न्यूक्लियोफाइल की जगह हम ऐसा न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं जिसकी सांद्रता कम हो लेकिन वो प्रबल हो। या तो दुर्बल न्यूक्लियोफाइल हो या प्रबल न्यूक्लियोफाइल है तो उसकी कम सांद्रता, दोनों चीज़ें हो सकती है। क्या कहा मैंने, दुर्बल न्यूक्लियोफाइल या फिर प्रबल न्यूक्लियोफाइल की कम सांद्रता, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो दुर्बल न्यूक्लियोफाइल भी इस पर अटैक करेगा और ये अभिक्रिया तीव्र होती है और अटैक जैसे ही करता है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं और इस तरह से आपको एक यौगिक मिलता है जिसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि दूसरा पद ये इस तरह से हो रहा है और ये अभिक्रिया 2 पदों में हो रही है और इसमें एक ही अणु भाग ले रहा है। जो एक अणु भाग ले रहा है वही आपका
जो मंद अभिक्रिया हो रही प्रथम पद में, ये मंद पद ही आपका RDS होता है। इसमें एक अणु भाग लेने के कारण हम कहते हैं कि इसमें एक अणु भाग लेता है, लेकिन ये अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। और एक अणु भाग ले रहा है तो इसकी अभिक्रिया की कोटि एक होगी, क्योंकि अभिक्रिया की दर केवल इस पर निर्भर करेगी। ध्यान रखना, अभिक्रिया की दर केवल इस पर निर्भर करेगी। ये जो आपने न्यूक्लियोफाइल लिया है, इस न्यूक्लियोफाइल पर अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती, जबकि SN2 अभिक्रिया में हमने देखा था कि न्यूक्लियोफाइल पर भी अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर। इसमें SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ये देखिए, अभिक्रिया का प्रथम पद मंद पद है, बताया आपको, जिसे दर निर्धारक पद या RDS कहते हैं। इस पद में तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड भाग लेता है, इसलिए अभिक्रिया की दर केवल समानुपाती होगी तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता के। ये CH3 होल रहा है CCl तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता के। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कोई नियतांक किया आएगा। अभिक्रिया की दर है dx/dt और ये है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, इसकी सांद्रता। इसकी घात कुछ नहीं है तो एक है, और अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो सांद्रता की घातों का योग होता है, और सांद्रता की घात एक है तो अभिक्रिया की कोटि एक होगी। इस तरह से बहुत अच्छे से ध्यान रखना। SN1 अभिक्रिया में एक अणु भाग लेता है, एक अणु भाग लेता है, अभिक्रिया की कोटि एक है और अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। आइए अब हम देखते हैं गतिज ऊर्जा आरेख। SN1 अभिक्रिया के लिए गतिज ऊर्जा आरेख। तो ये इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा गतिज ऊर्जा आरेख है। इसमें ये आरेख दो चीज़ों के बीच में खींचा गया है, एक तो अभिक्रिया की दर और एक तो ऊर्जा। आप देखोगे यहाँ पर ये एक रेखा खींची है और यहाँ पे दो अभिकारक है, एक है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड और एक है न्यूक्लियोफाइल। तो ये दो अभिकारक है, इसकी ऊर्जा देखिए आप इतनी है, यहाँ कुछ ऊर्जा का मान होगा। अब सबसे पहले पद में तो आप जानते हैं न्यूक्लियोफाइल भाग नहीं लेता, क्योंकि अभिकारक है तो साथ में लिखना था इसको। तो प्रथम पद में क्या होता है, प्रथम पद में ये जो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ये देखिए इस तरह से ये प्रथम संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, और प्रथम संक्रमण अवस्था यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे ऊर्जा का मान बढ़ रहा है, ऊर्जा का मान यहाँ तक बढ़ा है, यहाँ तक बढ़ने के बाद एक निश्चित स्थिति तक बढ़ा है और फिर बाद में ऊर्जा का मान घटेगा। तो यहाँ पे जो संक्रमण अवस्था प्राप्त हो रही है, इस संक्रमण अवस्था में क्या हो रहा है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड से क्या बन रहा है, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, या इसको हम मध्यवर्ती कहते हैं क्योंकि ये कुछ समय के लिए बनता है। मध्यवर्ती कहते हैं, कुछ समय के लिए ना, कुछ देर तक रहेगा क्योंकि स्थायी। तो ये मध्यवर्ती है ना। संक्रमण अवस्था तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड से जब तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती बनता है तो वो प्रथम संक्रमण अवस्था के दौरान बनता है, और फिर उसके बाद अब देखिए इससे इसकी ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा है, ध्यान रखना ये ऊर्जा ज़्यादा है। अब जब ये द्वितीय संक्रमण अवस्था में आता है तो इसकी द्वितीय संक्रमण अवस्था की जो ऊर्जा है वो प्रथम संक्रमण अवस्था की ऊर्जा से थोड़ी सी कम है। आप देखेंगे ऐसा करके तो आपको पता चलेगा इसकी ऊर्जा थोड़ी कम है। तब यहाँ पर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा ये दुर्बल न्यूक्लियोफाइल हो सकता है या प्रबल न्यूक्लियोफाइल का तनु विलयन हो सकता है। जब ये इस पर अटैक करेगा मध्यवर्ती पे तो उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लग रही है। देखिए यहाँ से लेकर इतनी एनर्जी लग रही है, जबकि यहाँ से जब तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो देखिए एनर्जी कम लग रही है, इतनी एनर्जी लग रही है, केवल इतनी कम ऊर्जा लग रही है। और इस पर यह दुर्बल न्यूक्लियोफाइल या प्रबल न्यूक्लियोफाइल का, कोई भी दुर्बल न्यूक्लियोफाइल हो सकता है या प्रबल न्यूक्लियोफाइल का तनु विलयन हो सकता है, जब इस पर अटैक करेगा तो यहाँ द्वितीय संक्रमण अवस्था के दौरान यहाँ पे आपको मिल जाएगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल और प्लस ये Cl- बाहर निकल जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो अभिकारक है इनसे मध्यवर्ती की ऊर्जा ज़्यादा है, लेकिन जब उत्पाद बन रहा है तो इसकी जो ऊर्जा है वो अभिकारकों की ऊर्जा से कम है। ये ध्यान रखना, जो अभिकारक है उससे मध्यवर्ती की ऊर्जा अधिक है, लेकिन जो उत्पाद बन रहा है उसकी ऊर्जा अभिकारकों की ऊर्जा से कम है। और दो संक्रमण अवस्थाओं में प्रथम संक्रमण अवस्था की ऊर्जा थोड़ी अधिक है, द्वितीय संक्रमण अवस्था की ऊर्जा कम है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और जब अंतर लिखने के लिए आएगा तो ये ध्यान रखना कि SN1 अभिक्रिया में दो संक्रमण अवस्थाएं
प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये हमारा SN1 अभिक्रिया के लिए गतिज ऊर्जा का आरेख है। तो इस आरेख को भी बहुत ध्यान से समझिएगा और मेरे दोनों वीडियोस SN1 और SN2 दोनों को ध्यान से आप पढ़िएगा, समझिएगा। तो उसके आधार पर आप लोगों को दोनों में अंतर करना इतना आसान हो जाएगा कि बहुत अच्छे से आपको अंतर बन जाएंगे। अगला वीडियो मेरा अंतर के ऊपर ही होगा, लेकिन मैं उसके लिए आपको मेरे पहले और दूसरी वीडियो को अच्छे से देखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।